हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए, मैं डॉक्टर पी.आर. तरुण मैं आज फिर से उपस्थित हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला भाग लेकर के। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरुआत से पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सम बेसिक कंसेप्ट इसका देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने के लिए किन किन बातों का हमें ज़रूरत पड़ता है, जिसमें हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन इसको समझा था। फिर उसमें हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका को समझा था। फिर उसमें एन फैक्टर कैसे निकलता है, उन तमाम बातों को सीखा था पिछले क्लास में। तो चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देखें। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसा समझते हैं अब, दो वर्ड से बना हुआ है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ हम समझेंगे, मेरा जो तात्पर्य है इलेक्ट्रो से, तो वो इलेक्ट्रिक करंट से है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक और केमिस्ट्री हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब है डेट इज रिलेशन बिटवीन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या हम देखने वाले हैं? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन है, उसी चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, चलिए इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री लिखेंगे तेजी से कि ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals about interconversion of chemical energy into electrical energy and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ कि हाँ, जैसा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसका अपोजिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कन्वर्ट हो सकता है केमिकल एनर्जी में। इसका इसी का मतलब वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी सही है। तो चलिए हम क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि हम लोग इंटर कन्वर्जन देखते हैं, किसका? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। कहने का मतलब है कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम केमिकल जो एनर्जी है उसका कन्वर्जन में किस में देखेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यूं कहें कि वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम वापस से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन देखेंगे। इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्म में। एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ पे सेल किस तरीके से केमिकल एनर्जी, यहाँ सेल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है बहुत सारे सोर्स हैं एनर्जी के। जैसे हम बात करें ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो हम लोग जिसको यूज़ करा करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, वो कई तरीके से आता है। हमारे घर में जो घर तक पहुंचता है वो कई तरीक़ों से आता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट हुआ करता है, जैसा जहाँ पे कोयला को जलाया जाता है, वहाँ से स्टीम डेवलप होता है और स्टीम से फिर टरबाइन को चला करके वापस से एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है। मीन्स कोल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाइड्रो में क्या करते हैं? हाइड्रो जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है उसमें क्या करते हैं? उसमें वाटर का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थ्रू द हेल्प ऑफ डायनेमो वगैरह, मैकेनिकल एनर्जी के जरिए वाटर का एनर्जी को, वाटर के पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। ये सब जो प्रोसेस है वो बहुत महंगा प्रोसेस है, आप समझ सकते हैं। एक और तीसरा हमारे पास साधन है, जैसे बैटरी। जो सेल है वो बहुत सस्ता, 10 रुपये में मिल जाती है सेल, और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो तीसरा हमारा जो जरिया है इलेक्ट्रिसिटी पाने का, जो सेल, उसी को हम इस चैप्टर में पूरा स्टडी करेंगे कि किस तरीके से किया जाता है। चलिए तो हम इसमें आगे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसा कि आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट है और केमिकल रिएक्शन, तो इसी दोनों के बीच में रिलेशन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल एनर्जी। डिफिनेशन की बात करें तो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ
केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, इसकी बात करेंगे, ठीक है, इसी की बात करेंगे। अब हम आते हैं कुछ बेटा इसको सम बेसिक पॉइंट एंड टर्म, जो कुछ हमें इस चैप्टर में ज़रूरत होने वाली है चीज़ों को समझने के लिए, तो उसमें जो बेसिक पॉइंट है ज़रा हम उसकी बात कर लें ताकि हमें इस चैप्टर के पढ़ने के दौरान किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सम बेसिक टर्म्स, सम बेसिक टर्म्स, ठीक ना, एंड कंसेप्ट की बात करेंगे। सम बेसिक टर्म्स एंड कंसेप्ट की बात करेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम सबसे बात पहले करते हैं कंडक्टर क्या होता है। पहले हम बात करते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर वह सबस्टांस है जिससे होकर हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास करता है, जिससे होकर हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, आसानी से पास कर जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। लेकिन द सबस्टांस थ्रू विच heat and electricity can pass, जिससे होकर क्या होगा, वह सबस्टांस जिससे होकर के हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है ना। एग्जाम्पल चलिए हम बाद में लिखते हैं, इसी को दो भाग में बांटते हैं, कौन कौन से कंडक्टर्स हैं। तो दो तरह का बेसिकली कंडक्टर हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, एक मेटेलिक कंडक्टर, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक ना। तो मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करें, एक साथ करेंगे, तो इसलिए इसको मिटा कर ऊपर से लिखते हैं ताकि कंपेयर करने में हमें आसानी हो, ठीक है। तो वह सबस्टांस जिससे होकर के हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे, हम कंडक्टर बोलेंगे। तो ये जो कंडक्टर है, ये बेसिकली दो तरीके का हुआ करता है, बेसिकली दो तरह का होता है। एक हमारा मेटेलिक कंडक्टर, जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहा करते हैं। और जो दूसरा हमारा है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जिसको हम आयोनिक कंडक्टर भी कहा करते हैं। आयनिक कंडक्टर क्यों, क्योंकि ये आयन में कन्वर्ट हुआ करता है, आयनिक कंडक्टर। और ये कैसे होता है, जिसका है ना आयनिक कंडक्टर। चलिए आगे बात करें। अब इसको हम कंपेयर करके देख लेते हैं, मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है। तो यहाँ जो करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन के ज़रिए जो इलेक्ट्रॉन चलती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से इस मेटेलिक कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो होता है, करंट फ्लो ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो करंट फ्लो हुआ करता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर में, तो करंट फ्लो ड्यू टू mobility of ions, आयन के ज़रिए क्या हुआ करता है, वहाँ पे करंट का फ्लो होता है, किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इजीली, जैसे हम बात कर सकते हैं मेटल, कोई भी मेटल हो, एलॉय के बारे में समझ सकते हैं, ग्रेफाइट के बारे में समझ सकते हैं, एटसेट्रा। तो ये सब में करंट जो फ्लो हुआ करता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें हम तो एक्वस कहें या मोल्टेन भी कह सकते हैं, पिघला हुआ भी, पानी जलीय और है ना, मोल्टेन और फ्यूज्ड
molten or fused solution of acid, base and salt, acid, base and salt। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, करंट ये सब में फ्लो करेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है, जो करंट कैरियर है वो क्या है हमारा, यहाँ पे देखें, यहाँ जो करंट कैरियर है, करंट कैरियर जो करंट को ढोने वाला होता है वो क्या है हमारा, आयंस है। यस, आयंस। यहाँ पे करंट कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ करंट कैरियर कौन सा है, वो है इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ओके। यहाँ आयंस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, इसको मिटाएंगे, मिटाए। यदि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो होता है, उससे कोई केमिकल चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक ना, नो केमिकल चेंज। नो केमिकल चेंज अकर, है ना, ओनली हीटिंग इफेक्ट टेक्स प्लेस। हीटिंग इफेक्ट टेक्स प्लेस। किसी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जब हम करंट पास करते हैं तो उससे कोई केमिकल चेंज नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, हीट इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर करंट फ्लो करवाएंगे तो वहाँ केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। केमिकल चेंज अकर, यहाँ केमिकल चेंज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या मिलेगा, केमिकल चेंज आपको मिलेगा। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे कि मेटेलिक कंडक्टर में क्या क्या हुआ करता है। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर यदि मेटेलिक कंडक्टर के बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होगा, मेटल के अंदर करंट का फ्लो कम हो जाएगा। यहाँ पे यदि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होगा, करंट की फ्लो क्या होगी, घट जाएगी। ये क्यों होता है, ये सब क्यों होता है, तो उसकी इसलिए होता है, अल्फ़ा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अल्फ़ा जो यहाँ होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। मेटल के लिए क्या होता है, अल्फ़ा पॉजिटिव होता है। अल्फ़ा क्या है, ये है टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। इसकी बात कर ले, हम समझ लें इसको कि यदि यहाँ पे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसकी आयोनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है। आयोनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है, और आयोनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, आयंस बढ़ेंगे, मींस करंट कैरियर बढ़ जाएगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, करंट भी बढ़ जाएगा। करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, करंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा इजीली, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसमें, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टर के बीच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं बेटा, इसको नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग। कंडक्टर को हम लोगों ने समझ गया, कंडक्टर क्या होता है, तो वह सबस्टांस होता है जिसके ज़रिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, टेम्परेचर हीट पास हुआ करता है। कंडक्टर होता है, ये दो तरह का होता है, मेटेलिक और आयनिक। मेटेलिक के अंदर होता है जो करंट कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और आयनिक में क्या होता है, आयंस हुआ करता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ करता है, इलेक्ट्रोलाइट वह सबस्टांस है जो वाटर में या जो एक्वस सॉल्यूशन में जाने पे क्या होता है, टूट जाता है आयंस में। क्या होता है, आयंस में टूट जाता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो लिखेंगे द सबस्टांस विच
द सबस्टांस विच ब्रेक्स इनटू कंस्टिट्यूएंट मतलब अवयव कंपोनेंट, ब्रेक्स इनटू कंस्टिट्यूएंट आयंस इन द aqueous solution is called electrolyte. वह सबस्टांस जो वाटर में जाने पे अपने आयंस में टूट जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो हुआ करता है हमारा दो तरह का होता है। कौन कौन? वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वह सबस्टांस जो वाटर में जाने पे टूट जाता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दो तरह का होता है। वो कौन कौन हुआ करता है जरा समझेंगे बात को। एक हुआ करता है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा हुआ करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? होता है 100% ब्रेकडाउन। 100% ब्रेकडाउन मीन्स आयोनाइज्ड हो जाएगा, ये 100% टूट जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक क्या होगा? डू नॉट 100% आयोनाइज्ड, 100% पूरा नहीं टूटेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देख लें। जैसे हमने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो वाटर में जाने पे टूट जाएगा। जैसे कुछ नाम लिख देते हैं यहाँ पे, H2SO4, HCl, HNO3 एटसेट्रा। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरीके से टूट जाएगा, वाटर में अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख लें हम लोग, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। जितने सॉल्ट हैं, ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट, ये सारे के सारे जितने सॉल्ट होते हैं, एसिड और बेस से बना हुआ जो न्यूट्रल कंपाउंड होता है वो सॉल्ट हुआ करता है। तो ये जितने सॉल्ट है जैसे NaCl, MgSO, ये MgCl2, Al2SO4 का होल थ्राइस, बहुत सारा हो सकता है। तो ये सब क्या है? ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट क्या है हमारा? 100% वाटर में जाने पे टूट जाएगा अपने आयंस में, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इसका एग्जांपल करें तो ऑल ऑर्गेनिक एसिड है ना। ऑर्गेनिक क्या होता है? जैसे डेट इज वीक एसिड एंड बेस कह सकते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल लिख लें। जैसे एसिटिक एसिड, विनेगर, ये हमारा क्या है? ये एसिटिक एसिड क्या है? ये वीक एसिड है। फॉर्मिक एसिड है ना। बेस की बात करें तो NH4OH एटसेट्रा। ये सब क्या है हमारा? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये 100% नहीं टूटेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% टूट जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट पानी में जाने पे टूट जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट 100% आयोनाइज्ड, मतलब 100% नहीं टूटेगा। जैसे जितने ऑर्गेनिक एसिड हैं वीक एसिड हुआ करता है। वीक बेस की बात करें तो ये सब क्या एग्जांपल है इसका? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है हमारा? वीक बेस हुआ करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये सब टूटता नहीं है वाटर में। तो चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड के बारे में समझते हैं। अभी थोड़ा सा बेसिक बात हम लोग सीख लेते हैं, फिर जल्दी से आगे बढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोड का। इलेक्ट्रोड क्या हुआ करता है? जरा हम नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड क्या हुआ करता है? तो ये एक माध्यम होता है, एक जरिया होता है, जिसके जरिए करंट को हम भेजते हैं। जिसके जरिए क्या करते हैं? करंट को हम भेजते हैं किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक ना। करंट को क्या करते हैं? हम भेजते हैं, किसमें भेजते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर भेजते हैं। ये एक जरिया है, एक माध्यम है, जिसके जरिए क्या करते हैं? लिखेंगे द मेटेलिक और ग्रेफाइट रॉड, लिखेंगे
द मेटेलिक, मेटल का भी हो सकता है, ग्रेफाइट भी आप जानते हैं नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी क्या वो बेहतर अच्छे तरीके का कंडक्टर है। द मेटेलिक एंड ग्रेफाइट रॉड थ्रू विच current electricity can pass into the electrolyte। वैसा मेटेलिक रॉड और ग्रेफाइट रॉड जिसके जरिए क्या करते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर पास कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोड। चार्ज के आधार पे इलेक्ट्रोड दो तरह का हो सकता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में थोड़ा समझें। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में समझें तो इसमें हम बात करें फर्स्ट में ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो इसमें हो सकता है कौन सा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और फिर निगेटिव इलेक्ट्रोड। और भी हम समझ सकते हैं बातों को। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के आधार पे हमने क्या किया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड को समझा। नोट कीजिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड निगेटिव इलेक्ट्रोड हुआ करता है। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ लिख देते हैं ना, जगह है इधर। नेक्स्ट बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पे हम समझें चीज़ों को। फंक्शन के आधार पे हम कह सकते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब वह इलेक्ट्रोड जो भाग लेता है कि इसमें केमिकल रिएक्शन में टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड। जैसे एग्जांपल कर ले हम इसका, जैसे जिंक रॉड इन द ZnSO4 सॉल्यूशन, ये इसमें काम करेगा। ठीक ना, एक्टिव इलेक्ट्रिक इधर लिख लिए, इसको मिटाते हैं। दूसरा जो हमारा होता है फंक्शन के आधार पे, जो इलेक्ट्रोड नहीं केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। दूसरा हमारा है यहाँ पे, ये इसी का लिख रहे हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। दूसरा हमारे यहाँ और इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन सा, जो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं ले, डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल कर ले हम, है ना, कॉपर रॉड इन ZnSO4 सॉल्यूशन, ये इसमें वर्क नहीं करेगा कॉपर, क्योंकि इसका SRP कम हुआ करता है निगेटिव में और Zn का ज़्यादा हुआ करता है निगेटिव में, इसकी वजह से। तो ये हम बाद में बात करेंगे क्यों नहीं वर्क करता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड था, फिर समझते हैं बातों को। इलेक्ट्रोड वह जरिया है, वह माध्यम है जिसके जरिए क्या करते हैं हम, या तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम भेजते हैं किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, या फिर जो केमिकल चेंज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, उसके जरिए वापस से करंट हम लेते हैं। तो ये दो तरह के होता है। ये जो इलेक्ट्रोड है वह पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जिसको एनोड और कैथोड या एनोड कहते हैं हम लोग। दूसरा है फंक्शन के आधार पे एक्टिव हुआ होता है जो हमेशा केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, और इनर्ट होता है जो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। नोट कीजिए, नोट कर लिया, मिटाते हैं इसको, आगे बात करें। चलिए देखा जाए, थोड़ा सा कंसेप्ट हम आते हैं। एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं एनोड क्या हुआ करता है और कैथोड क्या हुआ करता है। एनोड बचपन में आप लोग पढ़ा करते थे कि एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होता है ना। यदि आप ऐसा करते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना इलेक्ट्रोड है और ये निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है, जो बचपन में पढ़ा करते थे, तो ये बात सही नहीं है हमेशा। ये बात सही नहीं है हमेशा। क्यों नहीं? ये ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए तो सही है, लेकिन गैल्वेनिक सेल के लिए ये बात गलत है। ठीक है, तो ये बात हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे, लेकिन ये बात हम लिख नहीं सकते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक सेल के लिए जो पॉजिटिव है इलेक्ट्रोड, एनोड जो होता है गैल्वेनिक सेल के लिए निगेटिव हुआ करता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। वही बात हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, तो जो एनोड है वो पॉजिटिव हुआ करता है और कैथोड निगेटिव हुआ करता है। तो हम इस पे नहीं आ सकते हैं क्योंकि एक सेल वाइज क्या होता है ये वेरी करता है। लेकिन एक बात है जो हर एक सेल के लिए कॉमन है, वो सब जगह लागू होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, एनोड ऐसा टर्मिनल है जहाँ पे हमेशा ऑक्सीडेशन हुआ करता है। ठीक ना? तो समझेंगे बात को कि एनोड ऐसा टर्मिनल है जहाँ पे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन हुआ करता है एनोड पे, चाहे वो कोई भी सेल हो, वो गैल्वेनिक सेल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, वोल्टेइक सेल हो, डेनियल सेल हो, जो भी सेल हो, उसमें ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? हमेशा एनोड पे हुआ करता है। कैथोड की बात करें तो क्या होगा? यहाँ हमेशा क्या होगा? रिडक्शन होगा, रिडक्शन टेक्स प्लेस। ये हमेशा सही है, चाहे सेल हमारा व्हाटएवर द सेल में भी, चाहे सेल कोई भी हो, लेकिन एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा? हमेशा रिडक्शन हुआ करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वापिस से, बेटा इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आते हैं। तो इस चैप्टर में जो बेसिक बात कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, बेसिक बात हम लोगों ने सीख लिया। अब हम आते हैं ये जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें पढ़ना क्या क्या है। मतलब एक लाइन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके हम कहें तो 3 एस्पेक्ट हैं जो हमको पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना है। दूसरा जो पढ़ना है कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। और तीसरा जो बात करेंगे वो करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम ये 3 बात को पढ़ने वाले हैं। कौन कौन इसका कंपोनेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा हमारा होगा कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, और तीसरा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह फैराडेज लॉ इसी में पढ़ते हैं। तो ये 3 पार्ट है, 3 एस्पेक्ट है। हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? 3 एस्पेक्ट है, 3 पहलू हैं इस चैप्टर के। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। चलिए, तो पहला हम शुरू करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जरा हम उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट एस्पेक्ट की बात करें, ये में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जरा इसको समझेंगे, सीखेंगे क्या होता है, किस तरीके का होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो डिफाइन कर ले, पहले डिफिनेशन की बात करें, लिखेंगे द सेल इन विच स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन takes place and chemical energy convert into
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसको कहेंगे इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको हम पॉइंट को लिखें, इसमें क्या देखने को आपको मिल रहा है, तो दो बातें मिल रही है आपको। एक क्या चीज, एक तो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो डेल्टा जी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है वो डेल्टा जी क्या होता है, जीरो से कम हुआ करता है। दूसरा बात क्या देखने को मिल रहा है आपको, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सॉरी जो केमिकल एनर्जी है ना, जो केमिकल एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये दो इलेक्ट्रोकेमिकल कोई भी हो, जैसे बहुत सारा हो सकता है, जैसे आपको गैल्वेनिक सेल हो सकता है, गैल्वेनिक सेल हो सकता है, आपका वोल्टेइक सेल हो सकता है, डैनियल सेल हो सकता है, और भी बहुत सारा सा कंसंट्रेशन सेल हो सकता है। केमिकल सेल हो सकता है, तो कई तरह के सेल हो सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है हमारा, उसमें क्या होता है, उसमें स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेरॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, याद आया, रिएक्शन होता है। और केमिकल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ करता है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मीन्स यहाँ पे नट सेल में हमने संक्षेप में लिखा, क्या लिखा, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा जिसमें डेल्टा जी नेगेटिव होता है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है जो नेगेटिव हुआ करता है। केमिकल एनर्जी की बात करें तो ये किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है हमेशा। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नोट कीजिए। मिटाए, चलिए मिटाते हैं इसको। अब हम आते हैं जेनरेशन, किस तरीके से शुरुआत में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमारा है वो किस तरीके से उसका डिस्कवरी हुआ था। जरा हम उस बात पे आते हैं, ठीक है। हेडिंग देते हैं जेनेसिस ऑफ, या जनरेशन भी लिख सकते हैं, जेनेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या यूं कहें गैल्वेनिक सेल। मीन्स लोगों ने, साइंटिस्ट ने शुरुआत में क्या सोचा, क्या सोच करके ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल बना डाला, ठीक ना। तो शुरुआत में दो साइंटिस्ट, माइकल फैराडे, आप नाम सुना होगा, काफी नाम सुना होगा, माइकल फैराडे, और फिर वोल्टा, ठीक ना, लेसेंड्रो वोल्टा नाम है। तो 1832 में माइकल फैराडे और 1836 में लेसेंड्रो वोल्टा ने एक एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है। वो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा, जरा हम उसकी बात करें तो एक्सपेरिमेंट ये किया, तो लिखते हैं यहाँ पे कि इन 1932, चाहिए कहानी को छोड़ते हैं ना, सॉरी 1832, कहानी से मतलब नहीं है, ठीक ना। चलिए आगे डायरेक्ट हम बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, दोनों मिल करके एक्सपेरिमेंट, माइकल फैराडे और जो वोल्टा नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट करा कि एक उन्होंने क्या लिया, एक बीकर लिया, इसमें उन्होंने कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया,
कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया है। ये क्या है? ये है CuSO4 5H2O का एक्वा सॉल्यूशन। और इसमें उन्होंने क्या करा कि एक जिंक का रॉड इसमें डाल दिया। ये है वो जिंक रॉड है। ये एक्सपेरिमेंट कौन किया? ये किया 1832 में माइकल फैराडे एंड 1836 में लेसेंड्रो वोल्टा नाम का साइंटिस्ट करा। थोड़ी देर बाद आफ्टर फ्यू आवर कुछ देर बाद उन्होंने क्या देखा, क्या उन्होंने ऑब्जर्व करा? शुरुआत में क्या किया उन्होंने? CuSO4 कॉपर सल्फेट का, ये किस कलर का होता है? ये डीप ब्लू कलर का होता है। ये जो सॉल्यूशन है कैसा है? वो डीप ब्लू कलर का। ठीक है, ये डीप ब्लू कलर का है। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है? डीप ब्लू है। किसका सॉल्यूशन है ये? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन हमारा ये। इसमें क्या किया? जिंक रॉड डाल दिया। थोड़ी देर बाद क्या देखा उन्होंने? देखा कि ये जो जिंक है उसके जो आयन से टूट करके क्या हुआ करता है, इसमें आ गया है ना, इस सॉल्यूशन के अंदर आ गया है। और ये जो ब्लू कलर है वो भी फेड कर गया है। वो फेड करके एक्चुअली फेड कर गया, मतलब ये जो डीप ब्लू था वो भी खत्म हो गया। क्या देखा उन्होंने? कि ये जो जिंक रॉड है वो गल गया। ठीक ना, वो उन्होंने क्या देखा कि जिंक रॉड क्या है? वो गल गया, कुछ इस तरीके गल के हो गया। ये जो जिंक रॉड था ये क्या हो गया? गल गया। और इस सॉल्यूशन के अंदर जो डीप ब्लू कलर था वो भी खत्म हो गया। ये डीप ब्लू कलर क्या हो गया? खत्म हो गया। और नीचे में यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का कुछ बैठ गया पेंदी में। इसके बॉटम में क्या हो गया? रेडिश ब्राउन कलर का बैठ गया। उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, माइकल फैराडे और जो वोल्टा था, उन्होंने क्या क्या देखा? उन्होंने देखा कि ये जो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन है जिसमें हमने जिंक रॉड को प्लेस किया है वो धीरे धीरे गल गया। उसके आयंस टूट करके वापस से कहाँ चल गए? इस CuSO4 वाले सॉल्यूशन में चले गए। और नीचे में क्या हुआ? रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। और इसमें यदि उन्होंने क्या करा कि एक थर्मोमीटर को लगाया, थर्मोमीटर, तो ये थर्मोमीटर से पता चला कि इसका जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ गया है। जो टेम्परेचर है, ये थर्मोमीटर है, ये थर्मोमीटर में क्या पता चला कि जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर वो बढ़ गया है पहले से। तो ऑब्जर्वेशन क्या देखा उन्होंने? तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या क्या देखा? तो पहला बात देखा उन्होंने कि जो वेट ऑफ जिंक रॉड है वो घट गया, है ना। क्या देखा? वेट ऑफ जिंक रॉड क्या हो गया? घट गया। दूसरा क्या देखा? जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो गया। डिसअपियर हो गया, फेड कर गया, डिसअपियर हो गया। ब्लू कलर क्या हो गया? डिसअपियर हुआ। तीसरा क्या उन्होंने देखा कि रेडिश ब्राउन कलर का प्रिसिपिटेट है ना, डिपॉजिट हो गया, जम गया। कहाँ पे? बॉटम में, डिपॉजिटेड एट बॉटम। जो रेडिश ब्राउन कलर का क्या हुआ? डिपॉजिट हो गया। कहाँ पे? बॉटम में। फिर क्या उन्होंने देखा कि ये जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? बढ़ गया, इंक्रीज, मीन्स ऊपर एरो दिया, इंक्रीज कर गया। तो साइंटिस्ट ने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया? तो वेट ऑफ जिंक रॉड घट गया, ब्लू कलर सॉल्यूशन था वो डिसअपियर हो गया, रेडिश ब्राउन कलर का नीचे में पेंदी में बैठ गया, और यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने? कंक्लूजन क्या निकाला? इधर लिखते हैं हम।
मतलब निष्कर्ष क्या निकाला? तो पहला उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये जो जिंक रॉड है वो टूट टूट करके कहाँ जा रहा है, ये घटा क्यों, इसका वेट घटा क्यों? वेट इसीलिए घटा क्योंकि ये जो जिंक रॉड है वो टूट करके कहाँ गया, आयंस में चला गया। तो ये जो जिंक है सॉलिड था पहले, ये कन्वर्ट होगा किस में, जिंक डबल प्लस एक्वस में आफ्टर रिलीजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, जैसा कि आपको पता चल रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। हमने पढ़ाया था ना, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, जिंक में हो रहा है। फिर देखा ब्लू कलर डिसअपियर क्यों हो रहा है, यहाँ पहला बात तो समझ गया, मैं आ गया, अच्छा ये टूट गया आयंस, जिंक जो है वो अपने आयंस में टूट गया और इस सॉल्यूशन में चला गया, इसीलिए वेट घट गया। दूसरा ब्लू कलर क्यों हुआ, यहाँ जो ब्लू कलर है ये ब्लू कलर इसका ख़त्म क्यों हुआ, इसीलिए ख़त्म हुआ कि इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, Cu डबल प्लस है। ये Cu डबल प्लस, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये क्या हुआ, जिंक डबल प्लस में कन्वर्ट हो रहा था। तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो, ये जो Cu डबल प्लस है इसका, ये Cu प्लस टूट गया है, तो ये Cu डबल प्लस इससे इलेक्ट्रॉन ले करके क्या कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ले करके वापिस से क्या हो रहा है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है टूट टूट कर इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसका, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो रहा है, यहाँ पे जमा हो रहा है रेडिश ब्राउन कलर में। मीन्स दूसरा क्या देखने को मिल रहा है कि कॉपर डबल प्लस जो है इसका, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इलेक्ट्रॉन ले करके क्या कर रहा है, कॉपर डबल प्लस। और यही कॉपर जो बन रहा है, कॉपर सॉलिड, इसी का कलर कैसा होता है, कॉपर जो होता है, कॉपर का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का हुआ करता है। कॉपर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। और यही नीचे में बैठा हुआ देखता है, मतलब यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ रिडक्शन देखने को मिल रहा है, रिडक्शन ऑफ कॉपर, रिडक्शन ऑफ कॉपर हुआ करता है। तीसरा क्या है हमारे पास, रेडिश ब्राउन कलर का प्रिसिपिटेट, आप समझ गए यहीं पे, ये रेडिश ब्राउन कलर का प्रिसिपिटेट कैसे है, ये एक्चुअली जो कॉपर है वो न्यूट्रल हो रहा है इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये है ना, कॉपर तो Cu चार्ज रहेगा, ये Cu डबल प्लस तो क्या होगा, ब्लू कलर का होगा। अब ये जो कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कॉपर में, तो ये कैसा कन्वर्ट हो गया, ये पहले डीप ब्लू था, कॉपर डबल प्लस डीप ब्लू कलर का था, अब ये जो है कॉपर में कन्वर्ट हो गया, जो रिसीव किया इलेक्ट्रॉन, जो जिंक टूटा और इलेक्ट्रॉन को जो रिलीज किया, उससे क्या हुआ, जो कॉपर बना वो कैसा बना, वो रेडिश ब्राउन कलर का बन गया। तो इसीलिए रेडिश ब्राउन कलर का वहाँ पे जमा हुआ होता दिखाई पड़ रहा है। तीसरा क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तुरंत ये साइंटिस्ट के दिमाग में आया, ओ सर इसका टेम्परेचर मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। इस सेटअप में क्या देखा कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसी एनर्जी को उन्होंने यूज़ करा। ये जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, इसके अंदर जो हीट एनर्जी है उसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कोशिश उन्होंने करा। और आज आपके सामने गैल्वेनिक सेल है, बहुत तरह के सेल है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे अब कि किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल का शुरुआत में लोगों ने किस तरीके से उसका इन्वेंशन किया, ठीक है। तो चलिए इन चीज़ों को हम लोग समझ चुके हैं। क्या हुआ, शुरुआत में एक बीकर लिया गया, एक बर्तन लिया गया, एक कंटेनर लिया गया जिसमें जिंक रॉड को डाल दिए और उसमें क्या डाला गया, कॉपर पाउडर, कॉपर सल्फेट का पाउडर, मीन्स एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर हमने सल्फेट का बना लिया, एक्वा सॉल्यूशन। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं हम लोग कि ये जो है जिंक रॉड वो टूट टूट करके गल गया, टूट टूट करके क्या हो गया, उसमें इसके सॉल्यूशन के अंदर आ गया। और ये जो डीप ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, वो भी क्या हो गया, डिसअपियर हो गया और रेडिश ब्राउन कलर का यहाँ पे प्रिसिपिटेट मतलब अवक्षेप, प्रिसिपिटेट का मतलब अवक्षेप बैठ गया नीचे में। तो इससे पता चलता है क्या चीज़, उन्होंने क्या देखा, तो ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्वेशन क्या था, वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज कर गया, गल गया, ब्लू कलर डिसअपियर हो गया, आप समझ सकते हैं, रेडिश ब्राउन कलर प्रिसिपिटेट जम गया, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया और टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर गया। तो कंक्लूजन क्या मिला कि ये जो जिंक है वो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो कॉपर है वो रिड्यूस हो रहा है, और इस तरीके से यहाँ जो कॉपर था, पहले कॉपर डबल प्लस था, वो जो डीप ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था वापस से वो कॉपर में कन्वर्ट होकर रेडिश ब्राउन कलर दे दिया। और टेम्परेचर जो है वो हीट एनर्जी लिबरेट हो रहा है, और हीट एनर्जी लिबरेट हो रहा है तो वही कन्वर्ट, उसी को हमने क्या किया, बाद में हम साइंटिस्ट ने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। चलिए समझ गया है, कोई दिक्कत, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया, मिटाएं? चलिए आगे हम बढ़ते हैं, गैल्वेनिक शेल को अब समझते हैं कि गैल्वेनिक शेल क्या हुआ करता है। ज़रा उन बातों को हम समझें, सीखें। नेक्स्ट बात करते हैं, हेडिंग दीजिएगा गैल्वेनिक शेल। गैल्वेनिक शेल है ना, एक्चुअली 1790 ईस्वी में बात करें, 1790 में लुगी गैल्वानी इसको डिस्कवर किया। फिर बाद में जो वोल्टा था, एलेसेंड्रो वोल्टा ने इसको मॉडिफाई किया। ठीक है, तो चलिए, एक्चुअली ये सब में जो गैल्वेनिक सेल है, वोल्टेइक सेल है, जितने सारे सेल हैं, सब में क्या होता है, एक ही चीज़ हुआ करता है, स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन हुआ करता है। स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन हुआ करता है। दूसरी बात कहें तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हाँ, लेकिन जो नाम अलग अलग है ये उसके इलेक्ट्रोड के लेने के आधार पे है। ठीक है, तो ज़रा हम इसकी बात करें कि ये गैल्वेनिक सेल में क्या क्या है। अब इसके हिस्ट्री वगैरह पढ़ें इसका, तो उसमें ज़रूरत नहीं है, कौन दिया क्या किया उससे ज़रूरत नहीं है हमें, हमने ऐसे बता भी दिया आपको। 1790 में इन्होंने खोज किया था। इसका जो रियल इन्वेंटर था वो गैल्वेनी नाम था, लुगी गैल्वेनी। ठीक है, इटली का रहने वाले थे वो। चलिए, तो इसकी बात करें हम, तो क्या क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है हम बात करें इसमें क्या क्या होगा, तो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स होगा रिएक्शन, और जिसका मतलब डेल्टा जी का मतलब क्या है, यहाँ निगेटिव होगा, लेस देन 0। दूसरा बात क्या होगा, जो केमिकल एनर्जी है, सी मतलब केमिकल एनर्जी, आप समझ जाना, कन्वर्ट कितना किस में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। इलेक्ट्रिकल ई मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लेते हैं, इसका नाम क्यों आखिरकार वोल्टेइक सेल नहीं है, ठीक ना, दूसरा सेल नहीं है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड जो लेते हैं यहाँ पे हम जिंक लिया करते हैं एज ए एनोड, और कॉपर लिया करते हैं एज ए कैथोड। जिंक लिया करते हैं एज ए एनोड और कॉपर लिया करते हैं गैल्वेनिक सेल में एज ए कैथोड लिया करते हैं। ठीक है, अब ये जो गैल्वेनिक सेल है हमारा, ये जो गैल्वेनिक सेल है, इसके 3 एस्पेक्ट हैं। इसमें 3 चीज़ पढ़ना होगा हमें। क्या पढ़ना पड़ेगा, रिडक्शन हाफ सेल RHC, पढ़ना पड़ेगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल OHC, और दोनों को जोड़ने वाला एक ब्रिज होता है जिसको हम कहेंगे सॉल्ट ब्रिज। ये 3 कंपोनेंट हैं। ये क्या है, ये हैं कंपोनेंट्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और सॉल्ट ब्रिज। एक एक करके पढ़ने से पहले अब एक एक करके हम पढ़ते हैं और कंस्ट्रक्शन करेंगे, फंक्शन को समझेंगे किस तरीके से गैल्वेनिक सेल हुआ। उससे पहले 2 कंसेप्ट को हम सीख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, फिर हम आते हैं रिडक्शन हाफ सेल पे। ठीक है, चलिए मिटाए इसको, चलिए नोट कीजिए। मिटाया, चलिए। दो टर्म को पहले समझ लेते हैं, फिर हम आते हैं गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं। यहाँ हम जो बात करने वाले हैं वो सॉल्यूशन प्रेशर का। SP सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है, इसमें 2 पॉइंट लिखेंगे कि जो मेटल है उसकी टेंडेंसी आयंस में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी होती है उसे क्या होता है, सॉल्यूशन प्रेशर। मीन्स tendency to convert metal into ions
is called solution pressure। दूसरा पॉइंट यहाँ पर करें बात हम कि मेटल जो होता है वो टूट टूट करके आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन मेटल पे ही छोड़ जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मेटल पे ही छोड़ जाता है। मेटल आयन गोज इनटू सॉल्यूशन, मेटल आयन goes into solution and electron remains at surface of metal, surface of metal। क्या हुआ करता है कि ये जो आयंस में टूटता है मेटल और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहने देता है, वो सरफेस पे ही रहने देता है। So it acts as negative electrode। और ये क्या होता है, निगेटिव। कैसे? सॉल्यूशन प्रेशर को समझने के लिए एक बात करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया और इसमें क्या किया, एक हमने ये इलेक्ट्रोड डाल दिया। मेटल है, ये इलेक्ट्रोड है और ये एक्वा सॉल्यूशन है सॉल्ट का। ये क्या है, एक्वा सॉल्यूशन है ऑफ सॉल्ट, SaLt सॉल्ट है ना ये। अब क्या होगा कि ये जो मेटल है ये टूट टूट के कहाँ आएगा, इसमें आने लग जाएगा, Mn प्लस बन जाएगा ये टूट टूट के, और N इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस पे छोड़ देगा। ये क्या होगा, Mn प्लस इसमें आ जाएगा और N इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन इस पे रहेगा। तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज्ड। मतलब क्या कि मेटल आयन का टेंडेंसी, मेटल का टेंडेंसी कन्वर्ट होना आयन में, मेटल आयन में कन्वर्ट होना चाहता है आयंस में जाकर के, मतलब सॉल्यूशन के अंदर जाकर के मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉल्यूशन के अंदर आकर के, और इलेक्ट्रॉन कहाँ करता है, ऊपर ही छोड़ देता है। इसलिए क्या होता है, निगेटिव, इसलिए क्या निगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको सॉल्यूशन प्रेशर बोलते हैं। दूसरा हम आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। लिखिए जल्दी, इसको नोट कीजिए। मिटा इसको। दूसरा हम बात करेंगे यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ करता है, ओपी, टेंडेंसी ऑफ ions, tendency of ions to convert into, tendency of ions to convert into metal। ये पहला बात हुआ कि जो आयंस है, ये सॉल्यूशन के अंदर आयंस है, ये जो सॉल्यूशन के अंदर आयंस है मींस Mn जो प्लस है वो वापिस से क्या करेगा, इस मेटल पे इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या होगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले करके क्या करेगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा। ये मेटल वापस से किस में होगा, मेटल में कन्वर्ट होना चाहता है। इसी टेंडेंसी क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल है वो वापस से मेटल पे आकर के न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन करेगा यहाँ पे, और कैसा हो जाएगा, यहाँ पे मेटल पे जो इलेक्ट्रोड है उस पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब क्या, जो मेटल आयन है, मेटल आयन स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन द मेटल, on the metal by accepting electron, and so electrode becomes positively charged, electrode becomes
इलेक्ट्रोड क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ये। ठीक है, समझ आ गई बात। पहले वाले में क्या था, ये मेटल टूट के आयंस में कन्वर्ट हुआ करता है। इस वाले में क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर में कि जो आयंस है वो कन्वर्ट होकर किस में हो रहे हैं, मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं बस। ठीक है, यहाँ जो मेटल आयन है वो कन्वर्ट होकर किस में हो रहा है, इलेक्ट्रोड पे जमा हो रहा है। इसके इलेक्ट्रॉन को ये खा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा 1-2 लाइन और इसमें लिखें, इसके 1-2 लाइन को और लिखें और चीज़ों को हम समझें। मान लीजिए कि कहीं पे सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा हो गया, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो क्या देखने को मिलेगा, तो देखने को आपको मिलेगा इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा हो गया तो देखने को मिलेगा आप क्या चीज़, ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, वहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रोड निगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो रहा है किससे, सॉल्यूशन प्रेशर से, तो उस वक्त क्या देखने को मिलेगा आपको, तो यहाँ जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा, यहाँ रिडक्शन देखने को मिलेगा आपको, रिडक्शन होगा। और साथ में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड है वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रोड कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो ये 2 कंसेप्ट हमारे पास आए, सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की, बात करेंगे। गैल्वेनिक सेल में जो पहला कंपोनेंट इसका है वो रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, RHC। और रिडक्शन हाफ सेल को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, आज यहीं छोड़ रहे हैं। ओके, आप बढ़िया से पढ़ें, रिवीजन करें, और हम लोग अब जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन करेंगे, पूरी कंप्लीट गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, उसका फंक्शन देखेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।